नमस्कार दोस्तों, वेलकम। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आरएस जंक्शन पर। मैं हूं घनश्याम शर्मा और डेली करंट अफेयर्स राजस्थान में आज बात करेंगे दिनांक 6 और 7 नवंबर 2020 के सभी करंट अफेयर्स के बारे में। दोस्तों, इन करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको अवेलेबल है हमारी एप्लीकेशन आरएस जंक्शन पर, तो आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ में। दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में लुहरी जल विद्युत परियोजना जो है उसको मंजूरी दी गई है और ये लोहरी जल विद्युत परियोजना बड़ी मात्रा में एक बड़े वर्ग को लाभान्वित करने वाली है। और ये कहाँ पर है? ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं उनकी अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति जो है काउंसिल फॉर इकोनॉमिक अफेयर्स जो है उसके द्वारा हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और शिमला जिलों में सतलुज नदी पर स्थित 210 मेगावाट वाली जो लोहरी जल विद्युत परियोजना है उसके लिए 1810 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस परियोजना से हर साल 758 मिलियन विद्युत यूनिट का उत्पादन होगा। इस परियोजना में भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं और परियोजना को पीपीपी मोड पर अर्थात पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर बनाया जाएगा। और इसके लिए भी जो फॉर्मूला है वो है BOAM। ठीक है, क्या है? BOAM। ठीक है, अर्थात बिल्ड ऑन ऑपरेट एंड एम का मतलब हो जाएगा मेंटेन। ठीक है, बिल्ड ऑन ऑपरेट और मेंटेन, बिल्ड ऑन ऑपरेट एंड मेंटेन, इस तरह से इसका नाम रखा गया है। देखो, आपने देखा भी होगा कि पहले जो मैंने आपको इकोनॉमिक रिव्यू पढ़ाया था तो वहां पर भी मैंने ये चीज बताई थी कि जो पीपीपी है वो अलग अलग मोड पर काम करते हैं, जैसे कि बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर मोड पर, ठीक है, बिल्ड ऑपरेट मेंटेन मोड पर, और इस तरह से अलग अलग मोड होते हैं। जैसे अब इसमें क्या होगा, बिल्ड करने का काम सबसे पहले बिल्ड किया जाएगा, ठीक है, उसको फिर शुरुआत की जाएगी, ऑन करने के बाद इसको थोड़े दिन ऑपरेट किया जाएगा और इसके बाद में उसका मेंटेनेंस भी कंपनी के द्वारा ही किया जाएगा। कई बार क्या होता है, बीओटी मोड में परियोजना होती है तो उनमें बिल्ड किया जाता है, ऑपरेट किया जाता है और लास्ट में जाकर के उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है किसी भी सरकारी विभाग को। तो अलग अलग तरह के मोड में ये जो है आपके पीपीपी मोड में बनने वाली परियोजनाएं होती है, उन्हीं में से एक ये है। और इस परियोजना का निर्माण सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। ग्रिड को महत्वपूर्ण नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत उपलब्ध कराने के अलावा वातावरण में प्रतिवर्ष उत्सर्जित होने वाली 6.1 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में भी परियोजना से कमी आएगी और इससे वायु की गुणवत्ता में सुधार भी होगा। हाल ही में दोस्तों जितनी भी हमारी जल विद्युत योजनाएं हैं उन सभी को जो है नवीकरणीय योजना में सम्मिलित कर लिया। मतलब पहले जो है जल विद्युत योजनाओं को नवीकरणीय योजनाओं में सम्मिलित नहीं किया जाता था, लेकिन अब जो है जल विद्युत योजना या जल विद्युत से जो उत्पन्न होने वाली विद्युत की मात्रा है उसे भी अब जो है आपके नवीकरणीय ऊर्जा में माना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। मिसेज यूनाइटेड नेशंस नामक प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली वर्षा राव राज्य के किस जिले से संबंधित है? तो दोस्तों, वर्षा राव राजस्थान के राजसमंद जिले की बहू है और मिसेज इंडिया यूनिवर्स 2019 में उन्होंने खिताब जीता और वे जो हैं नवंबर 2021 में होने वाली मिसेज यूनाइटेड नेशंस में भी भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली हैं। तो मिसेज यूनिवर्स की जो नेशनल डायरेक्टर है उनके अनुसार नवंबर 2021 में मिसेज यूनिवर्स प्रतियोगिता यूनाइटेड नेशंस में होने जा रही है और इसमें वर्षा राव भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। वर्षा राव 2016 में मिसेज उदयपुर और 2017 में मिसेज इंडिया हेरिटेज रह सकी। इसके बाद उन्होंने 2019 में मिसेज इंडिया यूनिवर्स का खिताब जीता। उन्हें हाल ही में जो है ब्रांड एम्बेसडर ऑफ रोड सेफ्टी प्रोग्राम 2020-21 भी बनाया गया था और वे राजसमंद जिले की आमेट तहसील जो है वहाँ के आइडाना ग्राम पंचायत के गुगली गांव की बहू हैं और 2019 में उन्होंने मिसेज इंडिया यूनिवर्स जीतने के बाद में पूरे देश भर में राजसमंद क्षेत्र का नाम रोशन किया था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत डच संयुक्त कार्य योजना जो कृषि के लिए है उसके तहत सब्जियों एवं फूलों के एक उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ देश के किस राज्य में किया जा रहा है? केरल राज्य में। तो केरल राज्य में जो है एक उत्कृष्टता केंद्र एक्सीलेंस सेंटर जो है उसको खोला जा रहा है
और इसी एक्सीलेंट सेंटर के माध्यम से जो है क्षेत्र विशेष में फूलों और सब्जियों की बेहतर प्रजातियों के उत्पादन और अधिक से अधिक किसानों को इससे जोड़ने का काम किया जाएगा। तो ये जो परियोजना है इसके अंतर्गत ये शुभारंभ केरल के वायनाड जिले के अंबाला वयाल स्थित क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र जो रीजनल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट रिसर्च सेंटर है वहां पर ये किया गया है। केंद्र सरकार 7 करोड़ रुपए की सहायता एकीकृत बागवानी मिशन अर्थात इंटीग्रेटेड हॉर्टिकल्चर मिशन जो है उसके अंतर्गत देगी। अगर हम बात करें वर्ष 2019-20 की तो भारत ने 320 मिलियन टन के करीब बागवानी उत्पादन जो है वो उत्पादित किया है और ये अब तक का सर्वाधिक उत्पादन है। और भारत सरकार लगातार किसानों की आय को बढ़ाने के लिए समेकित बागवानी विकास मिशन पर काम भी कर रही है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा, ठीक है, इसके द्वारा इसकी जो फर्स्ट कमेटी है, संयुक्त राष्ट्र महासभा की एक फर्स्ट कमेटी या संस्थान है, उसके द्वारा क्या किया गया है, उसके द्वारा जो है एक प्रस्ताव जो है उन पर मंजूरी दी गई है और ये दोनों प्रस्ताव भारत द्वारा प्रायोजित किए थे। आपको बताना है कि ये प्रस्ताव जो है वो किस क्षेत्र से जुड़े हैं और इसका आंसर हो जाएगा परमाणु निरस्त्रीकरण। अर्थात परमाणु निरस्त्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए, परमाणु हथियारों के उपयोग को कम करने व इनको नष्ट करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए जो है 2 प्रस्ताव भारत द्वारा रखे गए थे जिनको अपनाया गया है संयुक्त राष्ट्र महासभा की फर्स्ट कमेटी द्वारा। ये कौन कौन से प्रस्ताव है? इनमें से पहला रिड्यूसिंग न्यूक्लियर डेंजर के नाम से है और दूसरा कन्वेंशन ऑन प्रोहिबिशन ऑफ द यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। तो ये 2 आपके प्रस्ताव है जिनको भारत के द्वारा प्रायोजित किया गया और इसे अब जो है संयुक्त राष्ट्र की फर्स्ट कमेटी द्वारा अपनाया गया है। अगर मैं पहले वाले पर बात करूं, रिड्यूसिंग न्यूक्लियर डेंजर अर्थात परमाणु खतरे को कम करने का संकल्प, 1998 में यह संकल्प हमने पेश किया था और यह परमाणु हथियारों के आकस्मिक या अनजाने में किए जाने वाले उपयोग पर ध्यान केंद्रित करने के साथ साथ परमाणु सिद्धांतों की समीक्षा की बात करता है। अर्थात मान लीजिए किसी भी देश में कहीं पर भी कोई परमाणु हथियार और अचानक से किसी भी आपदा की वजह से वो उनका उपयोग हो जाता है तो उससे होने वाली हानि को इसमें रेखांकित किया गया है। परमाणु खतरे को कम करने के लिए यह संकल्प ऐसे जोखिमों को कम करने के लिए सख्त और ठोस कदम उठाने के लिए अनुरोध करता है जिसमें परमाणु हथियारों की डी टारगेटिंग एवं डी अलर्टिंग प्रक्रिया भी सम्मिलित है। दूसरा जो इसमें प्रस्ताव है वो परमाणु हथियारों के उपयोग पर प्रतिबंध के लिए जो सम्मेलन था उसके बारे में बात करता है। ठीक है, तो वर्ष 1982 के बाद से भारत द्वारा परमाणु हथियारों के उपयोग पर प्रतिबंध के लिए एक सम्मेलन में संकल्प किया गया था और इसको सभी सदस्य देशों का जो समर्थन है वो भी प्राप्त है। यह प्रस्ताव निरस्त्रीकरण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के बारे में बातचीत शुरू करने के लिए एक ऐसे सम्मेलन का आह्वान करता है जो परमाणु हथियारों के उपयोग की धमकी या इनके उपयोग को रोकता है, जैसा कि कई देश लगातार करते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य यह है कि कानूनी और सार्वभौमिक रूप से बाध्यकारी इस समझौते से विश्व में एक ऐसी राजनीतिक इच्छा का निर्माण किया जाए जिससे कि सभी देश अपने अपने स्तर पर परमाणु हथियारों को कम करने का प्रयास करें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अंतर संसदीय संघ, ठीक है, अंतर संसदीय संघ के नए अध्यक्ष बने हैं दुआर्ते पचीको और आपको बताना है ये किस देश के हैं। दोस्तों दुआर्ते पचीको पुर्तगाल देश के हैं, ठीक है, और इंटरनेशनल पार्लियामेंट यूनियन का अध्यक्ष इनको बनाया गया है। तो पुर्तगाल के श्री दुआर्ते पचीको को 2020 से लेकर 2023 की अवधि के लिए अंतर संसदीय संघ का नया अध्यक्ष चुना गया है। अंतर संसदीय संघ एक प्रकार का संघ है जो कि दुनिया भर की जो संसदें हैं या संसदीय व्यवस्थाएं जो है उनके प्रतिनिधियों को अपने साथ जोड़ता है। लोकतंत्र, कानून सम्मत व्यवस्था, सर्वसम्मति और बहुपक्षवाद के प्रति श्री पचीको के दृढ़ विश्वास से बदलते समय के साथ आईपीयू और अधिक मजबूत होगा और आने वाले समय में संसदीय व्यवस्था को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। आईपीयू के नए अध्यक्ष की चुनाव प्रक्रिया रिमोट इलेक्ट्रॉनिक गुप्त मतदान के जरिए की गई। इससे पहले जिनेवा स्थित आईपीयू की आम परिषद ने अपना वर्चुअल कार्य भी शुरू कर दिया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में भारतीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल ने इस बैठक में भाग लिया और इसमें पूनम बेन हेमंतबाई और स्वप्नदास गुप्ता सम्मिलित थे। तो दोस्तों हमारे जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं वे हमेशा ही आईपीयू के प्रतिनिधि मंडल के सदस्य होते हैं और उनके साथ में अन्य सांसदों को भी चुना जाता है। तो यह है आज के हमारे करंट अफेयर्स जिस पर हमने बात की है। इन करंट अफेयर्स को आप अच्छी तरह से याद कर लें और इनकी पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो
आर एस जंक्शन एप्लीकेशन पर जाकर वहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों, कॉलेज लेक्चरर के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए कोर्सेज हमारे एप्लीकेशन पर चल रहे हैं, जिनका फ़ायदा आप उठा सकते हैं और अपनी तैयारी को अभी से शुरू करें ताकि एग्ज़ाम से पहले आप अपने आप को कंप्लीट कर सकें। इसके अलावा ACF एग्ज़ाम के लिए बहुत से कोर्सेज हैं जो आप देख सकते हैं, एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।